साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 के लिए, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं या टेस्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे वह चेतन मीना नामक जो इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज है, मध्य प्रदेश इंदौर की कोचिंग संस्था, उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसी में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, वैल्यूइंग वाटर। तो ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व में हर साल या हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और हर साल इसकी एक थीम निर्धारित की जाती है। इस साल इसकी जो थीम है वो वैल्यूइंग वाटर है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर तो कुछ परियोजनाएं हैं, उनका पुराना नाम और नया नाम। तो देखिए, जो बारगी परियोजना है इसका नया नाम अवंती सागर है, ठीक है। हलाली परियोजना सम्राट अशोक नया नाम है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना राजघाट परियोजना नाम है इसका। और वहीं अपर बैनगंगा परियोजना ये संजय सरोवर परियोजना के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है मध्य प्रदेश की खजुराहो की मूर्तियाँ किस भगवान को समर्पित हैं। तो ये जो मूर्तियाँ हैं भगवान शिव को समर्पित हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात खजुराहो में बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अधिकांश मूर्तियाँ भगवान शिव को समर्पित हैं, जिनमें प्रमुख कंदरिया महादेव मंदिर, दूला देव मंदिर, नंदी मंदिर प्रमुख हैं। अगला है क्वेश्चन, महान नायक तानसेन के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु जो थे गुरु हरिदास थे। कौन थे? इनके गुरु जो थे वो हरिदास थे। देखिए, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के अनमोल नवरत्नों में से एक थे। अपनी संगीत कला के लिए ये प्रसिद्ध थे। इसका तथा ये प्रसिद्ध कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन के ताऊ बाबा रामदास जो है उच्च कोटि के संगीतकार थे और वह वृंदावन के स्वामी हरिदास के शिष्य थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये केन की सहायक नदी है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश कटनी जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में समाहित होने वाली केन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में गुरबे, परबा, समेरी, कोसुंदर नदी भी हैं। लगभग 250 किलोमीटर लंबी सोनार नदी पर सक्सुमा बांध बनाया गया है। तो सोनार नदी किसकी सहायक नदी? केन नदी की। अगला है, अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो यह बघेलखंड में यह मुख्य रूप से प्रचलित है। तो अटारी नृत्य जो है ये पर्व त्योहारों पर बघेलखंड के भूमिया व बैगाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य वर्तुलाकार होता है, जिसमें एक पुरुष के कंधे पर 2 आदमी आरूढ़ होते हैं, बैठे होते हैं। एक व्यक्ति ताली बजाते हुए भीतर बाहर जाते हुए नृत्य करता है। अगला है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है। तो ये अति तापीय वर्ग में आता है। किस में आता है? अति अल्ट्रा थर्मल वर्ग में आता है। तो देखिए, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग में आता है। मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, किंतु उसका वितरण असमान होता है। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में औसत तापमान अधिकतम बढ़ जाता है और उत्तरी भागों में मई का औसत मासिक तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है। अगला है, फॉसिल या जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह मंडला जिले में स्थित है। तो इसके बारे में और देखें तो ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शाहपुरा में स्थित है। हालांकि डिंडोरी जिला बनने से पूर्व यह मंडला जिले का भाग था, ठीक है। तो इसलिए मंडला यहाँ पर कहा जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला है, त्रयी नाम किसका है। तो त्रयी नाम जो है तीनों वेदों का है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। ये वेद त्रयी कहलाते हैं। बाद में इसमें एक और वेद जुड़ जाता है, अथर्ववेद। तो 4 चतुर्वेद हो जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत भवन कहाँ स्थित है। तो भारत भवन जो है आपका भोपाल में स्थित है। भारत भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक विविध कला केंद्र है। सन 1982 में स्थापित भारत भवन भारत के सबसे अनूठे राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इस भवन में अनेक रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। श्यामला पहाड़ियों पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था और यह भारत की विभिन्न पारंपरिक शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है। तो यह है फर्ज। फर्ज जो है एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है। आगे चलते हैं, पंचायत दर्पण क्या है। तो पंचायत दर्पण जो है आपका
वो पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट है। तो पंचायतों के काम करने के तरीकों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर पंचायत के खर्च और उनकी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश तत्कालीन मुख्य सचिव एंटनी डीसा ने 1 मई 2014 को भोपाल में पंचायत दर्पण वेबसाइट लॉन्च की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मध्य प्रदेश राज्य में निम्न में से कौन निम्न देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? मतलब मध्य प्रदेश से जो लौह अयस्क निकलता है किन देशों को इसको निर्यात किया जाता है? तो जर्मनी व जापान को यह लौह अयस्क जो है निर्यात किया जाता है, जबकि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन व रूस को प्रदेश से मैग्नीज का निर्यात किया जाता है, एमपी से। आगे बात कर लेते हैं महात्मा गांधी सम्मान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो यह सम्मान जो है कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा 10 लाख पुरस्कार राशि वाला ये पुरस्कार है। ये पुरस्कार गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य करने पर दिया जाता है, जो सर्वप्रथम कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को दिया गया था, जबकि मुंबई में मणिभवन गांधी संग्रहालय को 1999-2000 में वनवासी सेवा आश्रम को 2003 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं। स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है? तो स्तनधारियों में जो श्वसन है वो फुसफुस अर्थात फेफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा होता है, बाई लंग्स के द्वारा। तो स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणियों के जगत के एक समूह को कहते हैं, जो किसी अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पर मादा की स्तन ग्रंथियाँ अत्यंत विकसित होती हैं। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः जो होते हैं, ये इस प्रकार जो कशेरुकी प्राणी होते हैं मुख्यतः फुसफुस अर्थात फेफड़ों के द्वारा शोषण करते हैं। अगला है नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है? तो देखिए, मंडला बसा है, होशंगाबाद बसा है, महेश्वर बसा है, परंतु छिंदवाड़ा इसके किनारे नहीं बसा हुआ है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर कुल 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। नर्मदा के किनारे अनेक नगर स्थित, जिसमें मंडला है, होशंगाबाद और महेश्वर शामिल, जबकि छिंदवाड़ा नर्मदा के किनारे बसा हुआ शहर नहीं है। आगे चलते हैं और याद रखिएगा कि यह जो नर्मदा नदी है ये रिफ्ट वैली से होकर के प्रवाहित होने वाली नदी है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? तो इन्होंने जो है महिष्मती नामक स्थल का भ्रमण किया था। तो वर्तमान महेश्वर के नाम से जाने जाने वाला महिष्मती चेंदी जनपद की राजधानी था। माना जाता है कि चीनी यात्री हेनसांग ने लगभग 640 ईस्वी में इस स्थल का भ्रमण किया था, जिसके अनुसार उस समय यहाँ का शासक ब्राह्मण था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मेटा कोयतूर किसकी उपजनजाति है? तो ये मांडिया की जो है उपजनजाति है। किसकी? मांडिया की उपजनजाति है। इसके अलावा कुछ अन्य की उपजनजातियों की बात करें तो गोंड की जो उपजनजातियाँ हैं उसमें प्रधान है, अगरिया है, ओझा है, नगारची है, सुल्हास है, नगारची सुल्हास। जबकि मारिया की जनजाति जो उपजनजातियाँ हैं भूमिया, भुइहार, कंडो और कोल जनजाति की उपजनजातियाँ जो हैं उपजनजाति रोतिला और रोतले है। जबकि मांडिया की मेटा, कोयतूर, अबुझ माड़िया, दंडामी इत्यादि हैं। आगे बात करें रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह पुस्तक जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की पुस्तक रही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में मयाना नामक ग्राम में 8 दिसंबर 1897 को हुआ था। उनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचनाओं में उर्मिला जो कि महाकाव्य है, प्राणपर्ण खंड काव्य था, नवीन जी के काव्य संकलन में कुमकुम, अपलक, रश्मि देखा, क्वाशी, हम विषप्यायी जन्म के शामिल हैं। जबकि ये मतलब इतना ही रखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो हॉकी इंडिया लीग का जो प्रारंभ वर्ष है वो है वर्ष 2013 में यह प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो आप चारों देखिए, इसमें जो बी वाला ऑप्शन है आपका, बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती है, ये सही नहीं है। जबकि हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या है, इंदौर जिले की जनसंख्या अधिकतम है और डिंडोरी जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, वर्तमान में आगर मालवा है। इसी तरह इंदौर जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है तथा डिंडोरी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है, न कि बालाघाट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
22 कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोच्चि बंदरगाह जो है मालाबार तट पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपका कोंकण तट कोंकण तट कहाँ पे है? कर्नाटक में। और मालाबार तट केरल, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा और कोरोमंडल तट तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। घाघ को चौधरी की उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा ही प्रदान की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन कभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो विनय शंकर दुबे। विनय शंकर दुबे जो हैं कभी भी नहीं रहे। विनय शंकर दुबे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। जबकि MN वेंकट, राजेंद्र बाबू, KG बालकृष्णन ये यहाँ के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला है भारतीय खेल प्राधिकरण की क्षेत्रीय परिषद स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यहाँ पहले ऑप्शन देखिए आप, तो आपका सही उत्तर है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय इकाई परिषद भोपाल में स्थापित की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नॉट जहाज के चाल के माप के लिए सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई के लिए एंगस्ट्रॉम। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई के लिए। और प्रकाश वर्ष जो होता है ये समय के मापन की इकाई नहीं होती बल्कि दूरी के मापन की इकाई होती है, ठीक है। आगे चल देते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो टेक्नीशियम जो है ये सबसे पहले उत्पादित किया गया था। एक कृत्रिम रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? त्रिविमीय चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? पीछे का दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में और आपका कि कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि अवतल दर्पण जो होता है वो दाढ़ी बनाने में, आँख कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा या गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में और सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो यह सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह जो है किसे कहते हैं? तो यह व्यापारियों के काफिले को कहते हैं। किसको कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को। तो मौर्य काल में व्यापारिक काफिला या कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी या दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीणाहारी की तरह प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका ब्रोमीन होता है, ठीक है, इसका प्रयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। और ये जो हैं ये सारे ये क्लोरीन समूह के तत्व हैं। आगे चल देते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आनुवांशिकता की खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए आनुवांशिक विज्ञान का जनक भी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है और यह कार्य किडनी करता है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से फॉस्फेट, नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम बताइए क्या होगा? तो सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिले, तो अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी और फिर श्योपुर। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों का सही क्रम क्या है? अलीराजपुर में 36.1 है, झाबुआ में 43.3 है, बड़वानी में 49.1 है, श्योपुर में 57.4 है तथा धार में 59% है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो चूंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख सोर्स है, ठीक है, इस वजह से यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान का संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के
मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना तथा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना इत्यादि। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो ये है आपका संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? प्रांतीय सभाओं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लम कब से अंगीकृत किया गया था? तो ये जो है 26 जनवरी 1950 से इसको अंगीकृत किया गया था। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ तथा वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। एक सेकंड, 38 पे चलते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है, प्रेम्बल का विचार, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपका अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नर्मदा घाटी उदाहरण किस चीज़ का है? तो नर्मदा घाटी जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच का भूभाग नर्मदा सोन नदी की घाटी के रूप में जाना जाता है। नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम नीचा भाग है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा की घाटी में मुख्यतः दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्न भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वन जो है समवर्ती सूची में है, बिल्कुल सही। शेयर बाजार जो है ये समवर्ती सूची में नहीं है। जो आपका शेयर बाजार है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से लेकर 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में है। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम शामिल किया गया। जन स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची है तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक जो है ये संघीय सूची में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराण तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी शासकों ने अग्रमीज कहा तथा भद्रसाल उसका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो यह जो है ब्रिटेन के अनुरूप है। किसके? ब्रिटेन के अनुरूप है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो मिस्र की जो सभ्यता है वो इसके तट पर पनपी हुई है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को कहा जाता था। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों के दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसका समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे और मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह विविध अधिकार है। क्या है? विविध अधिकार है, मिसलिनियस राइट्स है। तो देखिए, भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया, जबकि आर्टिकल 300 का में संपत्ति के अधिकार को सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध रहा? तो पृथ्वीराज जो तृतीय रहे हैं ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। मतलब ये पृथ्वीराज तृतीय जो रहते हैं यही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं, जिसने 1151 ईस्वी में तराइन में प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो जो प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में होती है। इसमें विजय ने बंगाल में अंग्रेजी
साम्राज्य की नींव डाल दी तथा बक्सर के युद्ध, जो कि बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में, विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित होती है। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब एवं अवध का नवाब तीनों अंग्रेजों के कठपुतली बनकर रह जाते हैं या कठपुतली शासक हो गए। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, जबकि महादेव गोविंद रानाडे जो हैं ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ देख लेते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में होती है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, जिसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थी और इसकी स्थापना रूसी महिला ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट ने की थी तथा मद्रास के बाद अंडियार में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, देख लेते हैं। भूस्थैतिक जियो स्टेशनरी पोजीशन क्या है? तो जो जियो स्टेशनरी पोजीशन है ये है आपका कि जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है तो वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। तो देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को अंततः जो है मलिक काफूर ने समाप्त किया था। और चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। तो चोल साम्राज्य को अंततः अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान समाप्त किया था। इसका स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृत खजाइन उल फतूह में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। निम्नलिखित किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने कहा था। ये कथन जो है ऑस्टिन का है। यह कथन जो है उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से पंक्तियों किसने कहा या लिखा, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? तो ये जो कथन है वो बिस्मिल का है, राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है। और इसके यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को होता है, इसमें शामिल भारत के महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा। काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई, तो इन्हें गोरखपुर में दी गई। ठीक है, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को जो है नैनी में और राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में फांसी दी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, मानव वृक्क अंशमारी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो ये जो है आपका यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। तो वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण अर्थात कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या अश्मरी बनती है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित रहे हैं? तो ये सरोद वादन से संबंधित रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गोविंदेश्वर मूर्ति श्रवणबेलगोला सही है। ठीक है, अग्र नरसिंह मूर्ति हम्पी में, महाकालेश्वर मूर्ति उज्जैन में, परंतु बृहदेश्वर मूर्ति कोणार्क में नहीं बल्कि तमिलनाडु के तंजावुर में है। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। आगे चल लेते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन 57 देख लेते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश जो है वो आपका शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक है। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, तिच्चूर, कोयम्बटूर, इंडोर के रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। थालघाट, भोरघाट व पालघाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 581 मीटर, 229 मीटर तथा 300 मीटर है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का। तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह उपाधि जो है महाराजा खेतड़ी ने उपाधि की थी। महाराजा
खेतड़ी ने। अमेरिका जाने से पहले पहले इनका जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। महाराज खेतड़ी ने इनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद कर दिया। 1893 में शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन को इन्होंने संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या द्रोण भ्रंश घाटी या भ्रंश द्रोणी घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो इस प्रकार के भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में से निम्न में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो देखिए दूध सागर है, दूध सागर प्रपात ये गोवा में, जबकि धुआंधार प्रपात एमपी में, नोहकलिकाई प्रपात मेघालय में और लांगशियांग प्रपात जो है ये भी मेघालय में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो सबसे छोटा दिन जो होता है आपका 22 दिसंबर होता है। क्या होता है? 22 दिसंबर होता है। आगे चल लेते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 62 हमने देखा। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत आयनात अर्थात 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म आयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 और 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसी दिवस को जो है 21 जून को ही विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो 63 है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। ये क्या है? तो ये जो है आपका चंद्रमा क्या है, कहाँ है, ये कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर है ये। तो देखिए चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम समानव चंद्रयान अपोलो द्वितीय अवतरित हुआ था, जिससे नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर पदार्पण किया था। चंद्रयान 2 जो है भारत का वो दक्षिणी भाग पर, चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर उतरेगा। आगे बात कर लेते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये जो है आपकी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति विषुवत-रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। शिकार जनजाति पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मुंगुलस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो ये जो है पुरस्कार ये मुक्केबाजी में प्रदान किया जाता है। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? तो पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हैमिल्टन 1930 में हैमिल्टन में हुए थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए ये गिरफ्तार किए गए थे। 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी थे और इन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला को एसेज श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेज श्रृंखला। आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो कुल इसमें जो है 64 वर्ग होते हैं, 64 होते हैं। अजंता चित्रकारी की मुख्य विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। 71 देख लेते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ होता? तो भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज के जो मेन 4 शहरों कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसे 2001 में शुरू किया गया था। 2001 में शुरू किया गया था। वर्ष 1999 में राजमार्ग की महत्वाकांक्षी योजना को इसको लाया गया था। वर्तमान में 13 राज्यों में ये योजना चल रही है और इसके तहत ये जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इस पर जो है आपका जबलपुर स्थित नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में होती है। 1967-68 में होती है, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है? तो इनको जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह से ही इनको भी हटाया जा सकता है। अगला है
क्वेश्चन नंबर 75, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो सुभद्र थे वो अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, तो अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1989 ईस्वी कर दिया गया है। पहले 90 था, अब 89 ईस्वी कर दिया गया है। जनवरी 2021 को भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड स्लैम कौन बने? तो ये जो हैं बने हैं लियोन मेंडोका बने हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? तो देखिए इसमें से जो है डिजिटल कैमरा जो है, डिजिटल कैमरा ये आउटपुट युक्ति नहीं है। अगला है स्कैरा रोबोट। क्वेश्चन नंबर 79, स्कैरा रोबोट का विस्तृत रूप क्या है? तो सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, अर्थात सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, साइबर नाइफ क्या है? तो साइबर नाइफ जो है ये रोबोट द्वारा रेडियो संचार प्रणाली है। मैकफी उदाहरण किसका? जो मैकफी है ये उदाहरण है एंटीवायरस का। किसका है? एंटीवायरस का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित की गई है? तो इसको जो है तिच्चूर अर्थात केरल में स्थापित किया गया है। अगला है संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग कह रहा है, ठीक है, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि जो होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। अगला है अभिनव भारत कार्य नीति प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा अभिनव भारत नीति प्रस्तुत की गई थी? नीति आयोग के द्वारा की गई थी। नीति आयोग के द्वारा, तो नीति आयोग द्वारा अभिनव भारत 75 कार्य नीति 19 दिसंबर 2018 को पेश की गई थी 75वीं वर्षगांठ पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की किस धारा में अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का वर्णन किया गया है? तो धारा 8 में किया गया है। किसमें? धारा 8 में किया गया है। एक सेकेंड, धारा 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ बूनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल की है? तो शेफाली वर्मा ने। किसने? शेफाली वर्मा ने। तो भारत की युवा महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की महिलाओं की ताज़ा T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर पहले नंबर पर पहुंच गई हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि PF में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न से कितना कर दिया गया है? तो ये जो है कुल 5 लाख कर दिया गया। कितना? 5 लाख कर दिया गया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने भविष्य निधि PF पर ब्याज को कर मुक्त रखने के संबंध में कर्मचारियों के अधिकतम वार्षिक योगदान की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। आगे बात करते हैं कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील जो है ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है और ये कहाँ पे? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है ये। अगला नीति आयोग को एक कार्यकारी निकाय के रूप में गठित किया गया था। कब गठित किया गया? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। तो देखिए नीति आयोग पूर्व में 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग का ही परिवर्तित रूप है। योजना आयोग का ही जो है ये परिवर्तित रूप है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़िता समुदायों को पशु स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो यह जो घोषणा है आपकी वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो आप और कुछ चीज़ों को देखें तो आंध्र प्रदेश ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश काफ़ी समय से जानवरों की मदद के लिए नए स्टेप्स लेती आई है। इस प्लान के तहत राज्य में कुल 175 मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने की तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इस वैश्विक बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता करना और इसे खत्म करना है।
विश्व टीबी दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम के साथ आयोजित किया जाता है, क्यों? और 2021 के लिए इसकी थीम द क्लॉक इज टिंकिंग रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो एमपी और उत्तर प्रदेश की सरकारों के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हमें मिलान करना। तो देखिए, लौह अयस्क जो है मेसाबी अर्थात अमेरिका, खनिज तेल जो है बाकू अजरबैजान, बाकू, तांबा जो है आपका वो है बिंघम इंग्लैंड, तांबा बिंघम इंग्लैंड, और यूरेनियम पोर्ट रेडियम हो जाएगा पोर्ट रेडियम कनाडा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। तो भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजनी प्रकार के जो रासायनिक उर्वरक होते हैं इनकी खपत सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि कौन थे? तो उस जो है टीएस त्रिमूर्ति। कौन रहे? टीएस त्रिमूर्ति रहे हैं। आगे चलते हैं। निजी क्षेत्र का झाबुआ थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये जो है, एक सेकंड, झाबुआ पावर प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थित है आपका, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 है, तो इसमें झाबुआ थर्मल पावर प्लांट जो है निजी क्षेत्र का, ये कहाँ पे है? तो सिवनी में स्थित है, याद रखिएगा, सिवनी में। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो कोयली में है, नूनमाटी में है, बरौनी में, परंतु हटिया में नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार देश में कुल 22 तेल शोधक कारखाने हैं, जो इस प्रकार से हैं: गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई, पानीपत, मुंबई, विशाखापत्तनम, मनाली, नारीमन, कोच्चि, बोंगाईगांव, नुमालीगढ़, मंगलौर, तातीपाका। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधक संयंत्र हैं। प्राइवेट क्षेत्र के जो हैं तेल शोधक कारखाने इसमें हैं जामनगर में 2 हैं और बदिनार हैं। संयुक्त क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने में बीमा के तहत जो है बीना एवं भटिंडा के आते हैं। अगला है भाखड़ा नंगल, एक जो है एक संयुक्त परियोजना है, किसकी है? तो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक ये संयुक्त परियोजना है। अगला है, आगे वाला प्रश्न है ईडीआई। ईडीआई ये क्या है? तो ईडीआई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में किया गया है। किस में किया गया? भाग 20 में किया गया है। तो देखिए, संविधान का संशोधन जो है ये इसका जो शीर्षक है अस्थायी संक्रमण काल 21 जो है 20 में जो है संविधान का संशोधन की बात की गई है, ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकार हैं, भाग 4 में जो है राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, और भाग 21 जो है ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, ठीक। कुल 22 भाग हैं आपके। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।